ठीक है। हाँ, तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो पहले सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको कोर्स प्लानर का आइडिया दे देता हूँ, तो आई थिंक उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप कोर्स प्लानर को प्रॉपरली देख लो, कैसे हम आगे जाने वाले हैं, क्या हमारा टारगेट है, किस तरह से आपको पढ़ना है और आपकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको क्या पढ़ के पहले से आना है, क्या चीजें क्लासेस में कवर होगी, किस तरह से चीजें आगे आने वाले 2 महीने में चीजें हम कवर करेंगे, उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद फिर आपके जो जो भी क्वेश्चन हो आप एक एक करके सारे पूछ लेना, ठीक है। एक मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर, दिख रही है। हाँ, ये शीट मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा एक बार प्रॉपर्ली, और इसको बना के इसमें मैंने देखो क्या क्या चीजें डाली है। सबसे पहले तो मैंने चैप्टर वाइज वेटेड डाल दिया तीनों सब्जेक्ट का। प्रायोरिटी ऑर्डर में डाला है, प्रायोरिटी ऑर्डर 1, प्रायोरिटी ऑर्डर 2, प्रायोरिटी ऑर्डर 3। मतलब ये जो पिछले 3 साल है, इन 3 साल में किस तरह से किस चीज में कितने कितने क्वेश्चन आए सारे सेट्स में। जैसे मान लो 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट मिला के 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से मान लो 72 क्वेश्चन आए, ठीक है। 2021 में तो आप देखो कि ये चीजें बहुत बड़ी है यहाँ पे आके, ठीक है। तो ओवरऑल इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आप मान सकते हो। इसी तरह से सीक्वेंस सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पे एक मैंने रफली बना दिया तीनों सब्जेक्ट के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज। की प्रायोरिटी ऑर्डर में 1 प्रायोरिटी ऑर्डर वाले मेरे मैथ्स के, केमिस्ट्री और फिजिक्स के ये चैप्टर है। प्रायोरिटी ऑर्डर 2 में मेरे ये चैप्टर है, प्रायोरिटी ऑर्डर 3 और प्रायोरिटी ऑर्डर 4, ठीक है। ताकि आपको इससे आइडिया लग जाएगा भाई किसको अगर मुझे छोड़ना है या फिर किसी को अगर मुझे लास्ट के लिए रखना है तो वो कौन से चैप्टर है। क्लियर है? तो एक बेसिक यहाँ पे मैंने टेबल क्यूमुलेट कर दी पिछले 3 साल के एनालिसिस को देखते हुए। इसके बाद आपका जो प्लानर मैंने बनाया फिजिक्स का, फिजिक्स के प्लानर में हम जैसा कि आपको मैंने कहा था, फिलहाल अपन मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स नेक्स्ट 10 लेक्चर आपके चलेंगे। इन 10 लेक्चर में आपका पर डे क्लासेस लगेगी आपकी, इन 10 लेक्चर में आपका मॉडर्न फिजिक्स कवर होगा। क्लियर है? दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर। आप देखो, मॉडर्न फिजिक्स अगेन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से लगभग अगर आपको ध्यान हो तो 3 से 4 या 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ये 5 क्वेश्चन का चैप्टर है मेरा, 4 से 5 क्वेश्चन का चैप्टर। और मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है ना? यस सर। अच्छा, आपके स्कूल में ये टॉपिक कवर हुआ सर? मॉडर्न इसमें फिजिक्स? रे ऑप्टिक्स और वेव का तो मतलब वैसे इतना इंटरफेरेंस है भी नहीं, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका इतने है भी नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ एक बार मैं सर से डिस्कशन कर लूंगा, अगर उन्होंने कहा कि अगर आपका रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स पहले करवाना तो अपन उसके बाद बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल एक बेसिक नॉलेज मुझे दो, आपके स्कूल में मॉडर्न फिजिक्स कवर हो चुका है कि अभी बाकी है? नहीं सर, बचा है। ठीक है, पूरा ही हो चुका है, लेकिन आता थोड़ा ही है सर। हाँ कोई बात नहीं। देखो जिसका हो भी चुका है या फिर जिसका नहीं हुआ है, बस उनको ये ध्यान रखना जब स्कूल में, जैसे मान लो जिनका बाकी है, अगर वो स्कूल जाते हो, अगर स्कूल नहीं जाते तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो स्कूल कभी कभी अगर जा रहे हो, अगर वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है तो एनसीईआरटी लेवल पे एटलीस्ट उसको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे पढ़ लेना। क्लियर है? एनसीईआरटी में जो जो चीजें दी है उसका अंडरलाइनिंग वगैरह कर लेना है, फिर जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको यहाँ पे चीजें कवर होगी। इन 10 लेक्चर में ज्यादातर ध्यान आपका प्रॉब्लम, ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट तो पढ़ाई जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी कवर होगा, ठीक है। तो आपका इस सीक्वेंस में सबसे पहले हम दिवाली के नेक्स्ट 15 तारीख तक, दिवाली की आपकी संडे की छुट्टी रखी मैंने, ठीक है। आपको क्लासेस अटेंड, खासकर फिजिक्स की तो करनी है। अगर हो सकता है केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको ब्रेक मिल जाए, लेकिन फिजिक्स में आपकी मैंने क्लासेस कंटिन्यूस रखी, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस आपका वास्ट है, दोनों का है, लेकिन फिर भी फिजिक्स में ज्यादा टाइम चाहिएगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे 10 लेक्चर आपके मॉडर्न फिजिक्स के कम बचे हैं। हाँ, मैथ्स में अपन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको देख लो एक बार। 10 लेक्चर आपके मॉडर्न फिजिक्स के रखें। इसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स ये कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो हाई वेटेज टॉपिक है उसमें आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैट। तो इस पे हम बेसिकली यहाँ पे अगेन शॉर्ट रिकैप ऑफ द कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम चीजें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करा दी जाएगी पूरा इलेक्ट्रोस्टैट की, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म, क्योंकि ये जो भी है ये बहुत हाई वेटेज टॉपिक है। अगर आप देखो कि यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर 1 में ही आते मेरे, ठीक है। इसलिए सेमीकंडक्टर्स रह गया। हाँ, ये वो इसी में कवर हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स मतलब पूरा उसमें आ गया, मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में सारी चीजें आ गई। क्लियर है? ओके सर, ठीक है। मतलब टॉपिक कुछ भी नहीं छूटेगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेने की, आपको कोई टॉपिक हम छोड़ेंगे। टारगेट पूरा किया कि सब कुछ कवर हो। तो यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, आपको 12th का पोर्शन जिसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, ये हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, इस पे सबको ध्यान देना है। 12th आपका देखो, जो बच्चे स्कूल जाते होंगे उनको थोड़ा बहुत बेसिक, आप लोगों ने तो खैरियत पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक थ्योरी तो सबको आइडिया होगी, हाँ है ना? यस सर, पढ़ा हुआ है।
तो आपका बेसिक सर, आपको बस जैसे आपको पता है कि अगर मान लो मंडे 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला, तो आपको क्लास के पहले थोड़ा बहुत इसका रिकैप करके आ जाना कि हाँ बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको टीचर एक बार बताएगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाएगा। मैक्सिमम चीजें आपकी ध्यान दी जाएगी, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन क्लास में कराए जाए, ताकि 4 लेक्चर में लगभग पूरी वेरायटी इसमें कवर हो जाए। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, वन ऑफ द वेरी हाई वेटेज टॉपिक, इसको भी 4 लेक्चर दे दी। फिर आपकी कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सारा। फिर आपका 3 लेक्चर में ईएमआई, 3 लेक्चर में एसी। ये देखो, ये इस दौरान आपके शायद प्री बोर्ड भी होंगे, हाँ है ना? यस सर। स्कूल में 10 दिसंबर से लेके हाँ। शायद 20 दिसंबर या 25 दिसंबर तक आपके प्री बोर्ड भी होंगे। इसलिए जानबूझ के मैंने ये टॉपिक लिए हैं, ताकि क्योंकि आपके ऑलरेडी अभी करंट में हो चुके हैं। मैं तो बोलूंगा ये कि आप ट्राई करना क्लासेस अटेंड करने का, ठीक है? इनकेस अगर मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग से देखना, लेकिन इन टॉपिक्स को अच्छे से रिकैप आपको करना ही है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद आपका फिर ये आपका जो 11 के टॉपिक पे हम आ जाएंगे, फिर हीट एंड थर्मो। ठीक है, हीट एंड थर्मो आपको पूरा अगले ये 7 से 8 लेक्चर में आपको पूरा हीट एंड थर्मो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू कराया जाएगा। बेसिक आप क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे आपको। जैसे जैसे जो क्वेश्चंस लिए जाएंगे, उसी में जो कॉन्सेप्ट आएगा उसी को एक्सप्लेन करते जाना। आपकी तरफ से बस ये रहेगा, हल्की सी प्री रीडिंग आप बेसिक कॉन्सेप्ट की करके आओ। ये जैसे हीट एंड थर्मो आपका निपटेगा, फिर आपका बच्चे का पूरा मैकेनिक्स पोर्शन, तो वो मैकेनिक्स पोर्शन जो आपका वो कवर होगा जनवरी के इस तक। ठीक है, बचा हुआ जो जनवरी के 15 दिन, यहाँ पे आपको पूरा मैकेनिक्स पोर्शन कवर होगा। यहाँ पे जनरली स्कूल बच्चे बंद हो जाते हैं लगभग जाना, और स्कूल वाले भी बुलाते नहीं इतना, है ना? सिर्फ प्रैक्टिकल आपके चलते, आप प्रैक्टिकल के दिन स्कूल जाते हो तो आपका ये दिन पूरा फ्री रहेगा। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, 2-2 घंटे की क्लास लगा देंगे, क्योंकि स्कूल लगभग बंद हो जाएंगे। तो पर डे एक मॉर्निंग में 2 घंटे की लगा दी, एक आफ्टरनून में 2 घंटे की क्लास लगा दी, एक इवनिंग में 2 घंटे की क्लास लगा दी। ये जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, ये जानबूझ के लास्ट में रखा गया, ताकि ताजा ताजा आपको एग्जाम के टाइम पे याद रहेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसलिए ये मैकेनिक्स पोर्शन को अपने लास्ट में रखा है। हाँ, एक मिनट, मैकेनिक्स पोर्शन को लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये जनरली बच्चों को हार्ड भी लगता है। 11 का स्टार्टिंग का टॉपिक रहता है, सब लोग लगभग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में हम 2-2 घंटे की क्लास ले लेके इसको कवर कर लेंगे। स्कूल यहाँ पे रहता नहीं आपका, और उसके बाद आखिरी के 3 दिन आपका पूरा फॉर्मूला 15, 16, 17 को तीनों दिन फॉर्मूला रिवीजन होगा। मतलब जितना भी अपन ने पढ़ा है उसको 3 पार्ट में सारे फॉर्मूला, मतलब वन शॉट टाइप पूरे फिजिक्स का आपका फॉर्मूला रिवाइज करा देंगे। बफर लेक्चर, फिर आपका ये 24 तारीख से आपका फिर जेईई मेंस का स्टार्ट हो जाएगा, और इसी के बीच में आपके बफर मतलब मान लो अगर कभी आगे पीछे रह गए, कुछ चीजें रह गई, या फिर आपके कोई डाउट्स वगैरह होगा, तो डाउट डिस्कशन क्लासेस यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, कभी कभी मान लो कुछ क्लासेस तो मान लो मिस हो गई, या फिर टीचर बीमार हो गए, कैसे तो होगा नहीं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर जावेद सर अगर किसी कारणवश एक आधी क्लास अगर बीच में मिस हो जाती है सर की, तो मैं किसी और टीचर को बोलूंगा तो आपकी क्लास ले लेगा। ठीक है, जनरली क्लासेस आपके रेगुलर बेसिस पे लगेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका फिजिक्स का हो गया। फिर केमिस्ट्री में आपका ऑलरेडी आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन आपका चल रहा है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका दिवाली के जो 19th वाला वीक है यहाँ तक कवर करने का टारगेट है। इसके बाद आपका एमीन्स, मतलब ये आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचा हुआ 12th का पोर्शन है, पहला ये कवर हो जाएगा। ठीक है सर, दिवाली का इतना बड़ा ब्रेक यहाँ पे लिखा हुआ है, अब सर से बात कर लूंगा कि यहाँ पे अगर वो लेंगे क्लासेस तो ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी भी दिवाली है ना। ठीक है, फिजिक्स वाले सर मान गए, करवाएंगे फिजिक्स जावेद सर कराएंगे, जो अभी ड्रॉपर्स में पढ़ा रहे थे आपको। ठीक है, काफी सीनियर फैकल्टी है। ठीक है, उनको रिक्वेस्ट करके आप ड्रॉपर्स की फिजिक्स और आपकी फिजिक्स मर्ज होके चलेगी। ठीक है, ये सर वही तो। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छे टीचर है। तो आपको फिजिक्स पूरा वो कवर कराएंगे, क्योंकि उन्होंने क्रैश कोर्स अभी भी वो क्रैश कोर्स के लिए उनको स्पेशली आपके लिए बुलाया गया, ताकि आपका फिजिक्स प्रॉपर्ली कवर हो जाए। ठीक है, फिजिक्स उस दिन आए थे एक्स्ट्रा क्लासेस में, वो है क्या? हाँ, एक दिन शायद पढ़ाया था आपको, एक दिन, एक ही बैच में है ना, एक ही लेक्चर हुआ था उनका, तो वो वाले सर है। ठीक है, उनको पर्सनली मैं जानता हूँ, उनके साथ मैंने लगभग 5 साल काम किया है, तो बहुत अच्छा, मतलब टीचर काफी अच्छा, और ड्रॉपर्स बैच में काफी अच्छा रिस्पांस भी आया उनका। ठीक है, उन्होंने अभी पूरा ड्रॉपर्स बैच में मैकेनिक्स 11 का पूरा पोर्शन उनका करा दिया ड्रॉपर्स वाले बच्चों का। ठीक है, तो ड्रॉपर्स वाले बच्चे आपके साथ फिजिक्स और मैथ्स करेंगे, केमिस्ट्री दोनों का आपका अलग अलग चलेगा। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में उनका जो पोर्शन ये है वो ऑलरेडी कवर हो चुका, उनका सिलेबस अलग चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स आपका ड्रॉपर्स वाले बच्चों के साथ चलेगा। तो ये आपका है, देखो केमिस्ट्री का आइडिया ले लो। पहले तो हम टारगेट करेंगे जो 12th की बची हुई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कवर हो जाए। इसके बाद आपका 11th का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। 11th में स्टार्ट हो रहा है आपका थर्मोडायनेमिक्स, फिर इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, दिख रहा है सर? बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा पहले रख लेते। अच्छा, रीजन? सर ये अभी 12th का टॉपिक है ना, मतलब एक्चुअली प्री बोर्ड में भी आ जाता तो हम लोग कर लेते। ठीक है, तो काम करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स को मैं यहाँ पे रख दूंगा, ताकि आपको पूरा 12th कवर हो जाएगा, फिर 11th ही बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल को हम ऊपर रख लेंगे, इसके कारण आपको 12th कवर हो जाएगा, 11th के टॉपिक बचेंगे। तो अगेन लॉजिक वही है,
दो बच्चे नया भी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए भी यही है कि सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स तो सॉलिड स्टेट आ रहा है? सॉलिड नहीं, डिलीटेड है शायद, जो डिलीटेड टॉपिक वो यहाँ पे लिखे नहीं गए, ठीक है। मैथ्स पे आ जाते वैसे हैं। अपना मैथ्स लिख में रखा है ना, एक सॉलिड स्टेट पे लिख रखा था। एक मिनट रुक जाओ, डिलीटेड टॉपिक सारे हटा दिए, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैथ्स में आपका अभी आपको वेक्टर 3D से हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। वेक्टर 3D में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेक्टर 3D हम लगभग दिवाली के ये अगले वीक तक हम जाएंगे। यहाँ पे भी मैं देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं आपकी क्लासेस दिवाली के दौरान ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैंने लिख रखा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे मैं आपकी क्लासेस मॉर्निंग के टाइम पे ले लूँ। स्कूल तो बंद होंगे ना आपके यहाँ पे? यस सर। तो स्कूल बंद रहेंगे तो 9 दो घंटे की क्लासेस मॉर्निंग, तो बंद नहीं हो तो छुट्टी ले लेना। दिवाली में तो क्या ही जाओगे स्कूल, है ना? अच्छा, दिवाली में तो है बंद सर। हाँ बस, तो फिर तो दिवाली की बात कर रहा हूँ। तो स्कूल में यहाँ पे बंद रहेंगे, तो यहाँ पे अपन एक्स्ट्रा क्लास लेके वेक्टर 3D को कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका लिया मैंने पीएनसी और उसी से कंटिन्यूएशन में प्रोबेबिलिटी। एक वीक पूरा हम पीएनसी प्रोबेबिलिटी को प्रॉपर्ली दे देंगे। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा आ जाएगा कोनिक सेक्शन। 27 नवंबर से हम पूरा कोनिक सेक्शन निपटा देंगे, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स, फिर आपका वापस से अगेन जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, उस एग्जाम के दौरान अगेन मैंने जो 12th के टॉपिक से आपका कैलकुलस वो ले लिया। तो इनकेस अगर आपकी बीच में एक दो क्लासेस भी मिस होती है, तो ये टॉपिक अभी 12th के करंट टॉपिक है, तो आपको इनको आता ही ऑलरेडी, ताकि आपका इनका बेसिक यहाँ पे अगेन क्वेश्चन सॉल्विंग और ये करेंगे अपन। तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरे जो टॉपिक वीक है वो अटेंड कर सकता है, जिनको लगता है कि नहीं कंटिन्यूटी डिफरेंशियल मुझे आती है और मान लो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम है, अगर आपकी एक आधी क्लास मिस भी हुई तो यहाँ पे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। यस सर। तो इस दौरान आपके प्री बोर्ड के दौरान यहाँ पे मैंने ये 12th के टॉपिक्स जो बेसिकली पूरा कैलकुलस ऑफ कोर्स वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है। यहाँ पे अपन थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देंगे, पीवाईक्यू पे। तो यहाँ पे आपका कैलकुलस कवर हो जाएगा, फिर मैट्रिसेस इन 3D, सॉरी मैट्रिसेस इन डिटरमिनेंट, और उसके बाद फिर बचे हुए में लास्ट जनवरी के वीक में हम सीक्वेंस इन सीरीज और बाइनोमियल और स्टैटिस्टिक्स, ये कवर हो जाएगा। तो लगभग सारे टॉपिक कवर है, ठीक है। ठीक है। और अगेन वही सेम यहाँ पे भी 15, 16, 17 को तीनों सब्जेक्ट में फॉर्मूला रिवीजन का टारगेट है। तो इस तरह से हमको जानना है। नहीं रखा आपने कौन सा? सेट्स, रिलेशन और फंक्शन। सेट रिलेशन फंक्शन इसी में कवर होगा ना, रिलेशन फंक्शन में सेट में आ जाएगा ये थोड़ा, ठीक है। सेट्स कोई अलग से तो सेट्स को क्या ही पढ़ूंगा, रिलेशन फंक्शन, हाँ रिलेशन फंक्शन में इंक्लूड हो जाएगा वो। क्लियर है? सर सेट्स तो शुरुआत में भी किया था ना? हाँ मतलब बेसिकली अब सेट्स आपको ऑलरेडी बेसिक पता है, तो वो रिलेशन फंक्शन में जब पढ़ाते हैं उसी में आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्लियर है? डरना नहीं, बेसिक एज अ मैथ्स टीचर सारे टॉपिक लिए, तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं आपको कुछ छोड़ा जा रहा है। अब सोचो ना, ये 60 लेक्चर में अगर आपको कोई पूरी 11 पूरी 12 करा रहा है, ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बस आपको अब रेगुलर अटेंटिवली पार्टिसिपेट करना है। और अगर आपने ये सब बेसिक कर लिए, इनके अंडरस्टैंडिंग रख ली और बेसिक अटेम्प्ट, मतलब अगर इन सबके बेसिक क्वेश्चन आपके आ गए, फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया कि हर चैप्टर में 30 क्वेश्चन अगर आते हैं मैथ्स के भी, तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके इजी होंगे। आपको उन 8 से 10 क्वेश्चन को पिकअप करना है। वो 8 से 10 क्वेश्चन आप किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, इसलिए सारे चैप्टर का बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमने टारगेट ये किया कि सारे चैप्टर आपके कवर हो, उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता हो, सारे बेसिक फॉर्मूला पता हो, इसलिए कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है। एक बार ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा ना, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में वापस से इन सब चीजों का करेंगे, लेकिन उसमें अपन ज्यादा ध्यान किस पे देंगे? थ्योरी ऑलरेडी कवर्ड है आपकी, तो सेकंड अटेम्प्ट के पहले अपन अच्छे लेवल के प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, मेंस एडवांस दोनों मिक्स, हाँ मेंस एडवांस मिक्स कर देंगे सेकंड अटेम्प्ट के पहले। क्लियर है? ताकि आपका लेवल और बढ़ जाएगा। तो यही टारगेट। और अभी आपको एडवांस के बारे में नहीं सोचना है, सर आपको एक अभी छोटी सी टारगेट चीज बोलनी थी सर। एक मिनट, आपको अभी एडवांस के बारे में नहीं सोचना। अभी आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कैसे भी करके मेंस में मेरा स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो, 90, 95 के पास मुझे पहुंचना है। एक बार मेंस में मेरा 90, 95 परसेंटाइल आ गया तो फिर एडवांस में तो आराम से आप निकाल लोगे, लेकिन पहले मेंस में स्कोर अच्छा लाना है। हाँ अब पूछो क्या कह रहे थे? हाँ बोलो क्या कह रहे थे? सर वो क्लासेस के बारे में सर, क्या 6:45 से नहीं हो सकती सर? सर 15 मिनट थोड़ा शिफ्ट नहीं हो सकता? क्योंकि सर हम लोग स्कूल से आते हैं, मतलब मैं तो स्कूल से आता हूँ तब तक सर टाइम मतलब। अच्छा, पर 6:45 शिफ्ट करूंगा अगेन, फिर आगे का शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 6:45 से मान लो आप, एक्चुअली 1 घंटा मुझे ऑलरेडी कम लगता है, लेकिन अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए भी 1 ही घंटा रखना पड़ रहा है तीनों का। 6:45 से मान लो 7:45 हुआ एक लेक्चर, फिर मान लो 8 से 9 दूसरा लेक्चर, फिर अगला लेक्चर आपका कब स्टार्ट करूं? मान लो 9:15 से, तो 9:15 से 10:15 10:30 तक तीसरा लेक्चर। ठीक है, इस पे अपन पोल कर लेंगे कितने बच्चे बोल रहे हैं। सबका ये इशू है कि 6:30 में नहीं आ पाओगे? सर मतलब एक्चुअली 6:30 आ जाएंगे, लेकिन मतलब एक्चुअली ऐसा होता है ना, कई बार लेट भी हो सकता है, कई बार जल्दी भी, तो मतलब कम से कम छूटे हमारा भी। सर तो 6:40 कर लो आप। बड़ा सा नहीं। ठीक है, ट्राई करना। देखो बच्चों 6:30 तक आ जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब फिर आपका ज्यादा लेट नहीं होगा, ठंड का टाइम है ना।
मैं 10:30 सर फिर 11 तक रात चला में नहीं टाइम नहीं सकता। मिल पाता पढ़ने का। रात में फिर है ना बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, खाने का भी आपके पास टाइम नहीं बीच में। Yes, sir. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इसी के बीच में खाने का भी टाइम निकालना। अब जैसे मैं जब प्लानर अपने ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहा था, वो बोल रहे थे यार बच्चों के लिए आपने लंच ब्रेक नहीं रखा, सॉरी डिनर ब्रेक। मैंने सर डिनर ब्रेक रखेंगे तो फिर तो और एक्सटेंड हो जाएगा, तो आपको डिनर इसी के बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, नहीं Yes, सर, डिनर तो सर क्लास खत्म होने के बाद 12 बजे खाएंगे ना, अगला दिन ना ना वाला। ना पागल हो क्या, ऐसा मत करना। डिनर खाना खाने में कितना 10 मिनट 15 मिनट लगते होंगे, ज्यादा लगते हैं क्या आपको? सर खाते खाते ही लेते हैं क्लास हम। ठीक है ठीक है, बीच खाते खाते भी आप बीच में खाते खाते कर लेना। ठीक है, चलो। और ये देख लो तो सर टेस्टिंग एक प्लानर। चीज और पूछनी थी। हाँ पूछो। सर जो सेकंड अटेम्प्ट का कोर्स लॉन्च करोगे आप, वो रिजल्ट आने के बाद करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट का? नहीं नहीं नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट अपना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली जैसे होगा क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे कवर होगा आपका, उसके बाद फरवरी मंथ आएगा। फरवरी में आपका लास्ट फरवरी से मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड्स आ जाएगा, राइट? Yes, sir. यस ठीक सर। है, तो उस वक्त आपका सबका मेन टारगेट रहेगा बोर्ड्स। उसमें अपना काम हम लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि सबका मैक्सिमम टारगेट रहता है भाई बोर्ड्स में आप कैसे भी करके 75% क्रॉस करना, और हो भी जाते हैं, उसमें घबराना नहीं है। लेकिन उसमें आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसमें हम आपको बोर्ड्स रिलेटेड चीजें, बोर्ड्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें कैसे सॉल्विंग करना, बोर्ड्स का क्रैश कोर्स हम 15 दिन 20 दिन का चला देंगे फरवरी में। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए आपके लिए हो जाएगा। जैसे आपका बोर्ड्स फरवरी एंड से मार्च एंड तक मोस्ट प्रोबेबली आपका बोर्ड्स चलेगा। मार्च के लास्ट वीक से आपका हम ये जेई अटेम्प्ट का सेकंड क्रैश कोर्स ला देंगे। उसमें अब उसमें होगा क्या, फॉर एग्जांपल वेक्टर 3D की यहाँ पे मैंने मान लो 8 लेक्चर रखे, तो वहां पे मैं कितने लेक्चर रखूंगा, 2 या 3 लेक्चर। उन 2 से 3 लेक्चर में सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। मतलब अगर वो मान लो 30 दिन का भी बना, 1 महीने का क्रैश कोर्स चलेगा। वो 1 महीने के क्रैश कोर्स में अगेन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यस देखो ये आपका टेस्टिंग प्लानर है। बहुत इस पे एक्चुअली काफी टाइम लगा था बनाने में, बहुत काटा पीटी करके बनाया। पहले तो मैंने इसमें पार्ट टेस्ट डाले थे, मैं सोच रहा था कि आपके सिलेबस के हिसाब से जो चीजें टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उनके पेपर डालूं, लेकिन अगेन उसका नुकसान ये हो रहा था कि आखिरी तक जाते जाते मेरे पास एफएसटी कम बनते जा रहे थे। इसलिए हमने जान पूछ के बस पहले 19 नवंबर को छोड़ के अगला जो 26 नवंबर है वहां से आपके एफएसटी स्टार्ट कर दी, क्योंकि आपको फुल सिलेबस देना बहुत जरूरी है फाइनल एग्जाम के पहले। ठीक है, और वो अगर मैं प्लानर के हिसाब से जाता तो फिर आपको जनवरी में स्टार्ट हो, जनवरी में समय कम रहता है, हर संडे को भी रखूंगा तो मैक्सिमम 3 पेपर रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमने जान पूछ के 26 नवंबर से आपका 12th का एफएसटी, फिर अगले वीक में 12th का एफएसटी, 2 12 के एफएसटी कर लिए, 2 11 के एफएसटी कर लिए, और वो कवर करने के बाद आपके फिर जेई के फुल सिलेबस। तो उस देखो इतना जल्दी स्टार्ट करने के बाद भी सिर्फ आपके 6 फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे हैं, 2 12 के और 2 11 के, टोटल ये 10 एफएसटी हो रहे हैं। क्लियर है? यस सर। 21 तारीख तक। तो अपन को सर, अब इसमें, हाँ 1 मिनट रुको, पूरी बात कंप्लीट होने दो, 1 मिनट रुको। ठीक है, अब इसमें हमको देखो, आपका ये रहेगा कि सर हमारा सिलेबस तो पूरा कवर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेपर देना है। चाहे सिलेबस साइड बाय साइड चलता रहेगा आपका पैरेलली, सिलेबस आपका मान लो 10 जनवरी तक कवर होगा चीजें, लेकिन आपको पेपर अच्छे से देना है, क्योंकि आपको बेसिक फॉर्मूला है सबको थोड़े थोड़े तो ध्यान होंगे। तो आपको क्या करना है, इन पेपर को देना है, और उस पेपर को देने के बाद उसका जब डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करोगे या फिर उसका सॉल्यूशन देखोगे, उसमें क्या होगा, हर पेपर में आपको फुल सिलेबस का रिवीजन होता रहेगा, है ना? भले ही आपकी चीजें क्लास में कवर हुई ना हो, अगर आप 10 एफएसटी दोगे तो 10 बार पूरे सिलेबस का 10 बार रिवाइजन होगा, और 10 बार आपका सारे चैप्टर का फॉर्मूला रिवीजन होगा। समझ में आ रहा है इसके पीछे का लॉजिक? यस सर। इन एफएसटी को आपको देना है, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी कैसी भी हो, एफएसटी को प्रॉपर्ली देना। कुछ क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए, चलेगा। उन टॉपिक्स को, उन फॉर्मूले को फिर पेपर के बाद देखना, उनको लिख लेना अपने पास, वापस इसको रिकैप करना, मतलब हर बार आपको ये करते जाना है। ठीक है, तो सर ये सारे ऑफलाइन होंगे ना? नहीं, हाँ इसमें हाँ कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन। जैसे 19 को छठ पूजा है तो ये वाला हमने अभी ऑनलाइन रखा, इसके बाद लगभग सारे ऑफलाइन रखेंगे। ठीक है, तो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं। हाँ 19 को छठ पूजा है, तो जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं वो ऑफलाइन तो आ ही जाना, और जो बच्चे ऑफलाइन नहीं भी आ सकते हैं वो लोग ऑनलाइन दे देना। क्लियर है? ओके, बाकी टारगेट सर करना ऑफलाइन टेस्ट में ना एक प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब जब जाते हैं ना तो ऑलमोस्ट पूरा दिन चला जाता है, 5 बजे हाँ, तक लेकिन पहुंचते उसका हैं। अपना, हाँ समझ गया, उसका लेकिन ये अपना बात तो फायदा है भी सर। एक्चुअली। ठीक है, उसका देखो अपना एक फायदा भी, ऑफलाइन टेस्ट अब घर पे एक जो पेपर देते हो, ठीक है, भले ही सेम माहौल में दो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं रहती जो ऑफलाइन टेस्ट में होती है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट में आपको वहां पे एग्जाम का माहौल दिखता है, एक प्रेशर दिखता है। देखिए घर पे अपन थोड़ा रिलैक्स मोड में रहते हैं, बीच में मम्मी आ रही है पानी भी पिला रही है, या फिर अपन कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपने पास वो उतना वो नहीं रहता जितना अपन एक ऑफलाइन टेस्ट में आके देते। समझ पा रहे हो? घर पे अपन से गलतियां भी कम होगी, ठीक है, सीली मिस्टेक कम होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अपन एक कंफर्ट जोन में रहते घर पे अपने,
ठीक है, आपने आराम से पेपर दे रहे, अपने हिसाब से दे रहे, बीच में अगर कोई आ भी रहा तो ठीक है, उठ के चले भी जा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। यहाँ पे तो आपको प्रॉपर देना है। अब इस बार देखो, इस बार थोड़ा आपका ढंग से नहीं हो पाया था क्योंकि बच्चे ज्यादा आ गए थे, 11 के भी बच्चों को मैंने बुला लिया था। अगली बार आपके सिर्फ 12 के बच्चों को मैं बुलाऊंगा और सिर्फ ड्रॉपर के बच्चों को, ताकि आप आराम दूर दूर बैठोगे, हर बच्चों के बीच में गैप रहेगा, प्रॉपर सबका सेट भी रहेगा। और इस बार आपका पेपर ऑफ मतलब ऑन पेपर होगा, मोबाइल पे नहीं दिलवाएंगे, ठीक है। आप पेपर पे ही OMR पे ही पेपर दोगे, ताकि वो उसमें ऑथेंटिक रिजल्ट भी आएगा। दूसरी चीज, एक प्रॉपरली आपका पेपर देंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो टारगेट करना, कोशिश करना ऑफलाइन आ जाओ। उसमें भी हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जैसे आपका पेपर जैसे ही होगा, जैसे मान लो 9 से 12 में हमको एक ही स्लॉट हम रखेंगे, 9 से 12 जो एग्जैक्ट एग्जाम का टाइम रहता है। जेई का पेपर आपका 9 से 12 का स्लॉट रहता है और दूसरा स्लॉट है आपका 3 से 6। तो जनरली आपका पेपर 9 से 12 में होगा। और इस बार ज्यादा, अब देखो, अब इंटरेक्शन नहीं होगा। अभी क्या हो रहा था, पिछले 2-3 टेस्ट में इंटरेक्शन भी रखे तो आपको रोक रहे थे। अब क्या होगा, 9 से 12 पेपर होगा, आपको 12 बजे छोड़ देंगे। क्लियर है? 12 बजे आप अपने अपने घर Yes, चले जाओ, sir. टाइम से घर पहुंच जाओ, कोई इंटरेक्शन वगैरह नहीं होगा। हो गया जितना इंटरेक्शन करना था, जो मोटिवेट करना था, हो गया सब काम। अब आपको जैसे 9 बजे एक्जैक्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे आपका पेपर एंड हो जाएगा। अब उसमें बच्चा अगर लेट आता है तो 12 बजे सबका पेपर ले लेंगे। 12 बजे पेपर ले लेंगे, फिर आप आपके घर आराम से 1-2 बजे तक आप पहुंच जाओगे। 3 से 6 में अपन आपको या तो उस पेपर का वीडियो सोल्यूशन दे देंगे या फिर उसका डाउट मतलब पेपर डिस्कशन क्लास रख लेंगे। और मान लो पेपर डिस्कशन क्लास अगर नहीं भी हो पाई तो आपको एटलीस्ट सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप घर जाके उसका एनालिसिस करें। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो ये बना दिया है। इस पे अक्सर अगर इनको इनमें मतलब नंबर जैसे सर मेरे तो मतलब कांस्टेंट ही रहते हैं, तो वैसे अगर कम ज्यादा हो तो फर्क तो नहीं चले। पड़ेगा? देखो अब है ना, ऐसा नहीं कि भाई ये नंबर हम कहीं पब्लिश कर रहे हैं या फिर किसी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसमें नंबर अगर कम भी आते हैं, ज्यादा भी आते हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझ में आ रहा है? ये बेसिकली आपको ऐसा नहीं सोचना कि मुझे ज्यादा नंबर लाना है। अब ये पेपर आपके एनालिसिस के लिए, तो पूरी ईमानदारी के साथ देना है, ठीक है। मतलब ऐसा मत करना कि अब पहले जैसे चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। लास्ट टाइम बहुत बच्चों ने चीटिंग करके पेपर दिया था, जो कि बहुत गलत था, ठीक है। सर पिछली बार हाँ। अगर करी होती तो नंबर कम क्यों आते सर? आपका नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, आपका नहीं कह रहा हूं मैं, जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। चीटिंग करके आप पेपर देना नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ आप पेपर दो, नंबर कम आएगा चलेगा, ठीक है। आप जैसे मान लो 12 की फर्स्ट एफएसटी में मान लो आपकी फॉर एग्जांपल 30 नंबर है, ठीक है। तो आपको टारगेट क्या करना, चलो 1 वीक का टाइम है, अगले एफएसटी में मैं 40 लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं सर मैं तो 50 से बढ़ते ही नहीं आगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ाओ। बढ़ा। अब अपन पूरा सिलेबस वापस रिकैप कर रहे हैं, तब आपकी स्थिति थोड़ी सुधरेगी। अब आप थोड़ा और प्रैक्टिस करना। क्लियर है? ऐसा नहीं सोचना जेई तक आते आते अभी भी हमारे पास टाइम है कि भाई हम 24 जनवरी बाद जो भी हमारा पेपर होगा हम कैसे भी करके 50 ऊपर 60 ऊपर तक पहुंच जाएंगे। हाँ है ना? कंसिस्टेंट वे में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप इसी स्थिति में रहोगे। धीरे 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 10 पेपर दोगे तो 10 पेपर देने के बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि पहले अटेम्प्ट में मैं 70-80 नंबर तक पहुंच जाऊंगा। है ना? उसके बाद सर अपने एक पास एक अटेम्प्ट और है। तो सेम ही आते हैं हर टेस्ट में। हाँ वो आते ही हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि वो पेपर जो टेस्ट इंजन उसमें पुराना क्वेश्चन में जानबूझ के डालता हूँ ताकि ये चेक करने के लिए पिछला पेपर किसने अच्छे से रिव्यू किया है, ठीक है। तो बहुत सारे पिछले टेस्ट के क्वेश्चन तो आते ही हैं। Yes, sir. ओके, खैर आप फुल सिलेबस गलती हो जाती है। बट ये ध्यान ये देना आपको, इन फुल सिलेबस टेस्ट को बहुत प्रॉपर्ली देना है। इसमें कोई अब गड़बड़ नहीं करना, अच्छे से तैयारी करके और पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस अच्छे से करो। हर क्वेश्चन के बीच में क्या क्या रीजन रहा, क्यों गलती हुई, सारा फॉर्मूला एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, ढंग से हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर इसको भी आपने अच्छे से फॉलो किया, प्रॉपर्ली अच्छे से चीजें करी, तो आपकी सारी चीजें कवर हो, ठीक है। अब इसमें एडिशनल मैंने आपको जो कहा था शॉर्ट नोट्स का, आपको मैंने कहा था मैं यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा हर चैप्टर का नाम और यहाँ पे इसकी लिंक, मतलब हर चैप्टर का आपके यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे ताकि आपको शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको चैप्टर टेस्ट भी यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक और, कि हर इसी के साथ में शॉर्ट नोट्स के साथ में चैप्टर टेस्ट, मतलब हर चैप्टर का एक चैप्टर जो इंडिविजुअल आपको अपने लेवल पे आपको जैसे मान लो कोई चैप्टर कवर हो गया, आपको लग रहा है इसका मैं चैप्टर टेस्ट देना है, तो आप वहां से दे सकते हो। क्लियर है? यस सर। ये आपका तो ये पूरा डिस्कस हो गया, टेस्टिंग प्लानर, कोर्स प्लानर और टाइम टेबल वही आपका जनरली देखो यही रहेगा। डेली केमिस्ट्री क्लास वेडनेस, अभी 1-2 वीक के लिए मैं हो सकता है वेडनेसडे और सैटरडे मेरी क्लास ना लगे इस वीक के लिए सिर्फ, क्योंकि एक दूसरी बैच में मेरी क्लास रहेगी उस समय। नेक्स्ट वीक से ये पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा था हर संडे आप कोशिश करो छुट्टी मान लो, तो एवरी संडे हम मॉर्निंग, ये देखो यहाँ पे मॉर्निंग में जैसे 8 से 9:30 मैथ्स का डाउट डिस्कशन या फिर एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। केमिस्ट्री का 10 से 11:30। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो इस वीक में आपने पढ़ा और आपको कुछ डाउट्स अगर रह जाता है तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। मान लो अगर डाउट नहीं रहा और सब बच्चे को क्लियर है तो हम आगे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। क्लियर है? सैटरडे, यस सर। ठीक है। और यही टेस्ट का टाइमिंग आपसे 9 से 12 रहेगा, टेस्ट डिस्कशन 3 से 6 में रहेगा।
और ट्राई करेंगे कि आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाए पेपर के। ये पूरा प्लानर है जिस पे वर्क हम कर रहे थे, ये बन चुका है। अब टारगेट हमको ये करना है, कोशिश ये करना है कि हम इस पे पूरा प्रॉपर्ली चले और हर लेक्चर को प्रॉपर्ली कवर करें और आपको अपने एंड से कवर करते जाना, ठीक है। ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ पे आप क्लोज वही क्लास नोट अपलोड हो जाएंगे, डीपीपी और क्लास की रिकॉर्डिंग, ये डेली बेसिस पे यहाँ पे अपलोड होती रहेगी तीनों चीजें, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है सर ये सेंड कर देना। हाँ, ये मैं एक बार पूरा बना के सेंड कर दूंगा आपको। ये बिटली लिंक इसकी बना दूंगा या फिर इसकी जो भी शीट है ये आपके साथ शेयर हो जाएगी। इसमें जितना मटेरियल में से ऐड होगा मैं ऐड कर दूंगा। एक तो चैप्टर वाइज टेस्ट ऐड कर दूंगा, आपके शॉर्ट नोट ऐड हो जाएंगे, पीवाईक्यू सब चैप्टर के ऐड कर दूंगा। धीरे धीरे मटेरियल हम इसमें ऐड करते जाएंगे ताकि आपको कोई मटेरियल की अगर जरूरत है, पीवाईक्यू भी आपको सॉल्व करना है चैप्टर वाइज, तो यहीं से आपको मिल जाए, ठीक है। बोलो। Yes, sir. यस सर। बस अब ये लास्ट फेज है, इसमें जी जान लगा देना, कैसे भी करके जितनी मेहनत कर सकते उतनी मेहनत कर लेने, ताकि पहला अटेम्प्ट अच्छे से चला गया, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट में तो अपन और फोड़ देंगे। क्लियर है? चलो यस सर। चलो 7 बज गई है। हाँ बोलो। सर एक बार रिकॉर्डिंग भी टाइम में डलवा देना जल्दी से जल्दी। हाँ, रिकॉर्डिंग का बस सॉर्ट कर रहा हूँ। देखो अच्छा एक चीज और, एक लोकेश सर रहेंगे आपकी बैच को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो लोकेश सर आपकी हेल्प करेंगे इन केस आपको कोई इश्यू आता है, जैसे मान लो क्लास में इश्यू आता है या फिर कोई भी मटेरियल इश्यू आता है, तो लोकेश सर हमारे इस बैच के लिए हमारे वो इंचार्ज या फिर मतलब एक तरह से असिस्ट करेंगे हमको कि आपको कोई भी अगर इश्यू आता है वो आपसे बीच बीच में कॉल पे बात भी करेंगे पर्सनली, कभी कभी आपके पास कॉल भी आएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर रिक्वायरमेंट होती है या फिर कोई भी दिक्कत, आप डायरेक्टली मुझसे भी बोल सकते हो, मुझसे नहीं तो कभी अगर आपके पास कॉल आए तो लोकेश सर से बात कर लेना, ठीक है। और उसमें वो हमको असिस्ट भी करेंगे। बाकी रिकॉर्डिंग्स का पूरा नोट्स का अपलोड वो देख रहे हैं, तो आपको वो टारगेट करेंगे कि आपका टाइमली चीजें अपलोड हो जाए। क्लियर है? यस सर। सर बाकी आप लोग है ना अपडेटेड दूसरी चीज, हाँ बिटली लिंक अपडेटेड, ये तो अपन पूरी शीट अपडेटेड रहेगी बहुत प्रॉपर्ली, क्योंकि इसके लिए लोकेश सर पूरा आपका इसमें है, मतलब बेसिकली एक पर्सन इसके लिए हमने रख दिया है ताकि वो आपका ये टाइमली अपलोड कर दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पे लेक्चर होंगे तो आपको डेली की रिकॉर्डिंग्स और नोट प्रॉपर्ली मिल जाए, ठीक है। एंड थर्ड, आप फिर भी जूम अकाउंट अपना डाउनलोड करके रख लेना, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ यूट्यूब लाइव पे, वो जल्द से जल्द हमारा अगर वो सॉर्ट हो जाएगा तो यूट्यूब लाइव कर लेंगे, तो फिर तो रिकॉर्डिंग का झंझट खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। हाँ बोलो अमित। सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टीचर बता देते हैं आप कौन कौन से होंगे। हाँ, फिजिक्स में मैथ्स में आपको हर्षित सर पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि मैं हूँ। और फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे जावेद सर, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे मंजीत सर, ठीक है। ओके सर। सर कृष्णकांत सर नहीं देंगे हमारी फिजिक्स? नहीं कृष्णकांत सर, एक्चुअली अब ये बहुत रैपिड बैच है ना, तो इसमें मैं अभी जो सर आपका ड्रॉपर्स में जो क्लास ले रहे थे उन्हीं सर से मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब चीजें इसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 10 लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स कवर करना, तो 10 लेक्चर का डिजाइन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी आपको पढ़ा दिया। वो 10 लेक्चर में कंटेंट जो होगा वो कंटेंट पे वर्क ऐसा टीचर ही कर सकता है जिसको, जो सीनियर हो, जिसको बहुत नॉलेज हो, क्योंकि आपको हमको ऐसा प्रोवाइड करना कि 10 लेक्चर में इतना कवर हो जाए ताकि आपका जेईई का क्वेश्चन मिल जाए, टारगेट ये रहता है, राइट। और उन टीचर को मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे से आपको कवर करेंगे। क्लियर? Yes, sir. फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, इश्यू आता है कि आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें समझ नहीं आ रहा है, ज्यादा फास्ट हो रहा है, ज्यादा स्लो हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप मुझे बताना, ठीक है। नहीं सर, एक बार उनसे पढ़ के देखते हैं, अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो। बड़ा एक्चुअली मैं जानता हूँ ना वो टीचर काफी, एक्चुअली वो पर्सनल रिक्वेस्ट पे ही हमारे यहाँ क्लासेस ले रहे हैं, और इसलिए उनको जानबूझ के लास्ट का स्लॉट दिया गया है ताकि प्रॉपर्ली आपकी चीजें फिजिक्स में कवर हो जाए, ठीक है। और देखो पिछले 2-3 साल से ये भी देखा जा रहा है फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा इजी आ रहा है, तो एनसीईआरटी लेवल अगर आप फिजिक्स अच्छे से कर लिया तो आपका स्कोरिंग हो जाएगा। मतलब लास्ट ईयर की बच्चों ने मेरे लगभग सबने 12 से 15 क्वेश्चन वो लोग फिजिक्स में सॉल्व करके आए थे, ठीक है। तो आपको भी टारगेट ये करना भी हमारा 12 से 15 क्वेश्चन फिजिक्स में कवर हो जाए, ठीक है। यस सर। ओके ठीक है, काफी बातें हो गई, काफी एनर्जी भी लग गई। अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के साथ। करें स्टार्ट? Yes. यस सर। सर इसका तो फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। हाँ कोई बात नहीं, कुछ बच्चे आज नए आए तो उनके लिए मैं वापस से रिकैप कराऊंगा। आप लोगों को जिनको पता वो लोग भी आंसर दे रहे ना, लेकिन हम वापस से वेक्टर का एक शॉर्ट रिकैप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, प्रॉपरली कंसंट्रेट होके।
और दूसरी चीज आपके नोट्स, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये क्लास के नोट्स अभी आपके ग्रुप में आ जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा नोट्स बनाने पे इतना फोकस मत करना। अभी पीडीएफ बन के नोट्स ग्रुप में आपके आ जाएगी। आपको मेन चीज समझने पे ज्यादा ध्यान देना, इसलिए कंसंट्रेट होकर एक एक चीज को सुनना, प्रॉपर्ली समझना, कहीं डाउट आए अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है, लेकिन पहले ध्यान से समझना। ओके, सो वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी ये टॉपिक हमारा फिजिक्स में आ चुका है, वेक्टर्स। तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, हम सब जानते हैं, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, जल्दी बता दो। मैग्नीट्यूड। हाँ, जिसको जिस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, जिसकी वैल्यू से मुझे मतलब है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वेट ऑफ जैसा मैं आपको, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी, ये सब क्वांटिटी मेरी स्केलर के अंदर आई। वेक्टर जहां पे जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी मैटर करता है, तो ऐसी क्वांटिटी जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। और इसी के बारे में मुझे डिटेल समझना है। अगर इसको डिनोट करें या फिर इसको कैसे हम मेंशन करते हैं, तो इस तरह से एरो से हम मेंशन करते हैं, जहां पे ये जो एरो होता है ये उसका डायरेक्शन दिखाता है, और ये जो एरो की लेंथ होती है ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है ना, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, ये आपका होता है हेड ऑफ द हेड, और इसको क्या बोलते हैं, बोलो, टेल। ठीक है, जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक सबको होगी, फिजिक्स में ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, बस सुनते जाओ ध्यान से, कहीं डाउट आए पूछते रहना। फॉर एग्जांपल ये आपका वेक्टर हो गया, इस तरह से मैग्नीट्यूड से हम इसको डिनोट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमको करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले पढ़ना बेसिक ऑफ द वेक्टर। बेसिक ऑफ द वेक्टर मतलब वेक्टर होता क्या है, इसके टाइप्स ऑफ द वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर वगैरह वगैरह, ये सारे एडिशन ऑफ द वेक्टर, कैसे दो वेक्टर को ऐड करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारा बेसिक में कवर होगा। सेकंड आपका सेक्शन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने ऑलरेडी क्लास 10 में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, आया ना, दो पॉइंट है, कोई एक पॉइंट इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना रहता है, तो वो सेक्शन फॉर्मूला सेम वेक्टर में भी आएगा, उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में करना क्या क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड इंपॉर्टेंट है कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं, उसके लिए हमको इन दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ये बेसिक कवर करने के बाद हम कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी को डिटेल में देखेंगे। इसमें कुछ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती है, उनको प्रॉपर्ली समझना है, उसके डेरिवेशन को समझना है, और इस पे जो अलग अलग वेरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। उनको हम देखेंगे, उनका मतलब क्या होता है, उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और उस पर अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ट्रिपल वेक्टर आपका सिलेबस से हट चुका है, पता है आपको? Yes, sir. ट्रिपल वेक्टर उन्होंने उड़ा दिया पूरा, नहीं सर, लेकिन नहीं फिर भी पता। नहीं पता, वो भी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अच्छा याद दिला दिया। तो ट्रिपल वेक्टर आपको हटा दिया, लेकिन इसका फिर भी हम बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली 3D में इसका यूज होगा। क्लियर है? जब 3D में आपको पढ़ूंगा थोड़ा बहुत ट्रिपल वेक्टर का वहां यूज होगा, इसका बेसिक हम पढ़ेंगे, इसको पूरा नहीं छोड़ेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ट्रिपल वेक्टर की हम रखेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि 3D में उसका यूज होता है। और लास्ट होता है वेक्टर इक्वेशन, ये थोड़ा एडवांस का आता है, लेकिन हल्का सा बेसिक लेवल मेंस का इसका हम टच करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरा चैप्टर का फ्लो चार्ट है कि किस तरह से हमको इस चैप्टर में आगे बढ़ना है। ठीक है, आज का टारगेट है हमारा बेसिक ऑफ द वेक्टर, ये पूरा हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जाएगा सेक्शन फॉर्मूला एंड कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, इन क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले होता है हमारा जीरो वेक्टर। बता दो जीरो वेक्टर के बारे में क्या होता है, नाम से क्लियर है? Magnitude ना zero. तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जीरो एंड डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो मतलब एक तरह का पॉइंट समझ लो आप। अब कोई पॉइंट की अगर मैं बोलूँ इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इसकी क्या होती है, नॉट डिफाइंड, है ना, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्शन इसकी नॉट डिफाइंड। वो पढ़ते क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि सम जीरो वेक्टर आता है, मतलब साइड जीरो, जैसे कि साइड जीरो होता है। वेरी गुड। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई वेक्टर से मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, 3 तरह के वेक्टर है मान लो। अब इन 3 वेक्टर को मान लो मैं एडिशन कर रहा हूँ, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड किया, बी वेक्टर को सी वेक्टर के साथ। अब कभी कभी क्या होता है, इन तीनों का एडिशन 0 आ जाता है। अब इसको कुछ ना कुछ तो नोटेट करना पड़ेगा, क्या इसको मैं डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ? नो सर। No, sir. नहीं, क्योंकि 3 वेक्टर का एडिशन आंसर भी वेक्टर आना चाहिए, है ना। Yes, sir. 3 वेक्टर का अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो आंसर भी क्या आना चाहिए, वेक्टर। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, नल वेक्टर टाइप, जीरो वेक्टर। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, इसलिए हम जीरो वेक्टर के बारे में हमको पढ़ना रहता है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट होता है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में आप क्या जानते हो? मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 और एक डायरेक्शन स्पेसिफाई। डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, बहुत अच्छे कि यूनिट नाम से क्लियर है, यूनिट मतलब 1 यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, डायरेक्शन इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। और जनरली ये वेक्टर हम क्यों यूज करते हैं? वेरी गुड। डायरेक्टर का सिग्निफिकेंस को डायरेक्शन दिखाने के लिए। लेना, ये बार बार मैं वेक्टर 3D में बहुत बार यूज करूंगा
किसी भी वेक्टर की अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है, किसी भी वेक्टर की मुझे डायरेक्शन निकालनी तो उसका क्या निकाल लो आप, यूनिट वेक्टर। क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर। हाँ है ना, यूनिट वेक्टर जनरली मेरा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन डिनोट करने में काम आएगा। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक वेक्टर है, इसकी लेंथ मान लो 4 यूनिट्स, 4 सेंटीमीटर का ये है, इसका ये डायरेक्शन है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालें। मान लो ये वेक्टर ए है कोई, ठीक है, ये वेक्टर ए है, इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करूं सर ए वेक्टर पूरे को 4 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। इस वेक्टर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 यूनिट है ना, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, और डायरेक्शन तो सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज होगी क्या, नो सर। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए कैप से। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, और इसको डिनोट हम कैसे करेंगे, ए कैप से। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, यस सर। एनीवन, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नो सर। ठीक, वेरी गुड। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। इसके अलावा हम 2-3 वेक्टर और पढ़ते हैं। कोई इनिशियल वेक्टर जल्दी बता दो, कोई इनिशियल हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। वेरी गुड। ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। इसका एग्जांपल लेके सिखाता हूं, देखो ध्यान से, एक सेकंड ना, ब्लैंक स्लेट यहाँ पे ऐड करी थी, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे बता देता हूँ। कोई इनिशियल वेक्टर, कोई इनिशियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम। इनिशियल पॉइंट मतलब टेल सेम हो, क्लियर है। ऐसे वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, कोई इनिशियल वेक्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब थीटा 0 हो जाएगा सर जिनके बीच में थीटा 0 या 180 डिग्री होता है। हाँ, मतलब वो किसी एक लाइन के अलॉन्ग, जैसे मान लो एक रेफरेंस लाइन ले ली मैंने ये, अब इस लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर होंगे, इस लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर होंगे वो आपस में सब क्या होंगे, पैरेलल। इन सबको आपस में क्या होगा, पैरेलल। ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, अगर ये किसी पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग पैरेलल है, इन सब वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। क्लियर है, यस सर। बोलो, क्या डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, यस सर। डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, बस डायरेक्शन बेसिकली इन दोनों एंगल जो होगा वेक्टर के बीच में वो या तो 0 या फिर 180। पैरेलल वेक्टर में अगर डायरेक्शन सेम होती तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते थे, लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर। ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो उनको बोलते हैं हम लाइक वेक्टर। ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है उनको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक। अच्छा, एक होता था कोलिनियर वेक्टर। क्या कोलिनियर वेक्टर को भी पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं क्या, यस है ना? लेकिन उसके लिए तीनों पॉइंट एग्जिस्ट करने चाहिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो वो पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो होता था वो स्ट्रेट लाइन में होता था कि 3 पॉइंट अगर एक लाइन में हो तो उसको अपन क्या बोलते थे, कोलिनियर। वेक्टर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। 2 वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, जब वो पैरेलल हो, जिनके वो किसी लाइन के अबाउट क्या हो, पैरेलल। तो कोलिनियर और पैरेलल बेसिकली सेम है, ये अलग अलग चीज नहीं है, ध्यान रखना। ये रे यस सर, दूसरे वेक्टर को उस पर रख सकते हैं। हाँ बेसिकली, हाँ एक बच्चे बता रहे लैम्डा वाला, वो भी मैं अभी कॉन्सेप्ट सीखूंगा। तो बेसिकली पैरेलल वेक्टर को भी आप कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हो, हाँ है ना। यस सर। डिफरेंस क्या रहेगा इनमें? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, नो सर। सर लेकिन पैरेलल और कोलिनियर में थोड़ा बहुत कोलिनियर तो तीनों एक पॉइंट पर लाई करते हैं, एक लाइन पर। नहीं, देखो अब अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वेक्टर के बारे में बात करें, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करने कर रहा हूँ। अगेन जरूरी 3 पॉइंट है, जैसे मानो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट बना दिए, क्या ये 4 पॉइंट कोलिनियर है, यस है ना। तो जरूरी थोड़ी 3 पॉइंट, आप क्वेश्चन आपको बचपन में 3 पॉइंट कहता था, ऐसा जनरलाइज थोड़ी कि 3 पॉइंट में आएगा। यहाँ पे वेक्टर की बात करें तो 2 वेक्टर कोलिनियर मतलब ऐसे 2 वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो, ठीक है, ऐसे वेक्टर आपस में पैरेलल हो या फिर किसी लाइन के अलोंग पैरेलल हो, तो इन सब वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। अब एक वेक्टर भी हो सकता है, 2 वेक्टर भी हो सकते हैं, 3 वेक्टर भी हो सकते हैं, 4 हो, 10 हो, 15 कुछ भी हो, है ना। यस सर। बोलो, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, यस सर। यस सर। ठीक है। किसी को डाउट है पूछते रहना। अब देखो ध्यान से, अगेन एक और कॉन्सेप्ट, मान लो ये कोई वेक्टर है जिसकी लेंथ है मान लो 3 यूनिट्स और इसका कोई पर्टिकुलर मैंने डायरेक्शन बता दिया, ठीक है। अब ये मान लो ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर। अब इसी ए वेक्टर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, तो सेम डायरेक्शन में रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड 6 हो जाएगा। अगर अपन किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, सेम। डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। बहुत बढ़िया। तो क्या ये 2 वेक्टर जो मैंने बनाया, मान लो इस वेक्टर को बी वेक्टर नाम दे दो, क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, यस सर। यस सर। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर माय पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, हाँ है ना। यस सर। पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर, कुछ भी बोलो,
सर एक बार फ्री वेक्टर भी बता दो। हाँ सब बताऊंगा, डोंट वरी, आ रहे हैं अभी आगे इस पे। क्लियर है? अरे Yes, sir. आप अभी ये Parallel समझ में आ रहा है, जो और बता रहा हूँ वो भी collinear बहुत same इंपॉर्टेंट है, पहले इस पे ध्यान दो। अगर मान लो इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता? या फिर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। नल वेक्टर डायरेक्शन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट। लेकिन और मैग्नीट्यूड कितना हो जाता? बढ़ जाता 9 9 पर डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या हो जाती है? अपोजिट। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज हो जाती है, हाँ, है ना? मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? 9 यूनिट। क्लियर है? मान लो ये वेक्टर है यस C सर वेक्टर, यस सर तो यहाँ पे मैं बोल दूं A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर माय पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर। तीनों वेक्टर आपस में पैरेलल और कोलिनियर है ना? कंप्लीट हो जाता यस था। सर ठीक है, और यहाँ से एक रिजल्ट क्या आ जाएगा? B सर वेक्टर, इसमें एक डाउट है। एक मिनट रुक जाओ, B वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ A वेक्टर, है ना? और C वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? -3 टाइम्स A वेक्टर, है ना? बोलो। तो बेसिकली क्या है, देखो B वेक्टर एंड C वेक्टर जो है, अब देखो B वेक्टर और C वेक्टर मेरे आर पैरेलल टू A वेक्टर, तो B वेक्टर और C वेक्टर को मैंने क्या लिखा? कांस्टेंट लैम्डा के टर्म्स में लिखा, A वेक्टर के टर्म्स में, है ना? यस सर। देखो ध्यान से, वापस समझना, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है या फिर कोलिनियर है तो उनका डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? अलग होगा। डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? अलग होगा। क्लियर है ना? यस सर। बोलो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपने देखा B वेक्टर और C वेक्टर A वेक्टर के पैरेलल है, तो B वेक्टर को मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ A वेक्टर, C वेक्टर को लिख दिया माइनस थ्राइस ऑफ A वेक्टर। तो बेसिकली कांस्टेंट ही मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ, है ना? यस देखो सर ध्यान से, B और C, B वेक्टर और A वेक्टर मेरे कोलिनियर वेक्टर, तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ। C वेक्टर और A वेक्टर मेरे कोलिनियर पैरेलल वेक्टर, तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम जनरलाइज क्या बोल सकते हैं? इफ, ध्यान से समझना, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कोलिनियर, कोलिनियर या फिर पैरेलल एक ही बात है, जनरली ज्यादा जगह कोलिनियर यूज होगा वर्ड। इफ द वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कोलिनियर, तो इन दोनों में क्या रिलेशन आ गया बताओ? A वेक्टर को हम क्या लिख A देंगे? is equal लैम्डा बी। लैम्डा या फिर लैम्डा बी। लैम्डा एक स्केलर है आपका, क्या स्केलर? कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना? मतलब एक Yes, वेक्टर को sir. दूसरे को लैम्डा के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, ये आपकी एक आधी थ्योरम है। क्या वेक्टर, क्या रिजल्ट है? अगर A वेक्टर और B वेक्टर, दो वेक्टर अगर आपस में कोलिनियर है, दो वेक्टर अगर आपस में कोलिनियर है, तो एक वेक्टर को मैं दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? स्केलर मल्टीपल, लैम्डा टाइम्स B वेक्टर 2A। समझ में आ रहा है? यस यस सर सर हाँ, आप पूछो क्या डाउट था? हाँ पूछो, एक एक करके डाउट, क्या डाउट था? सर कोलिनियर एंड पैरेलल वाला समझ में नहीं आया। पैरेलल तो समझ में आ गया, लेकिन कोलिनियर हाँ। कैसे सेम है? पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर दोनों का नाम है, बस दो तरह के नाम होते हैं। अब किसी किसी चीज के अपन दो नाम रखते हैं ना, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे एक बार पूरा लेकिन देखो। कोलिनियर में तो ये पढ़ा था सर, ना, अगर लाइन जो है 3 पॉइंट से पास कर रही है तो कोलिनियर हो जाएगा। अरे वो अपन ने स्ट्रेट लाइन भाई में, वो ज्योमेट्री में था। ज्योमेट्री में था। यहाँ पे बेसिकली देखो, एक वर्ड जो होता है ना वो कहीं पे भी यूज हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ नल वेक्टर, अब नल या फिर जीरो चीज, अब जीरो वेक्टर हो गया, जीरो आपका जीरो वेक्टर हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया, नल सेट हो गया, हाँ, है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? अब देखो जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, अब जैसे मैट्रिक्स में भी यूज हो रहा है, वेक्टर में भी यूज हो रहा है, सेट्स में भी यूज हो रहा है, लेकिन तीनों में बेसिकली बेसिक इंग्लिश की डेफिनेशन तो सेम है उसकी। ठीक है, अब कोलिनियरिटी को मैं पॉइंट में भी यूज सकता, तीन पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोलूंगा 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या है? पॉइंट। यस सर। अब पॉइंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अगर लाइंस के बारे में बात करूंगा तो दो लाइन पैरेलल या कोलिनियर कब होगी? जब इस तरह की ये लाइन हो, ये लाइन क्या है? पैरेलल या कोलिनियर। वेक्टर के टर्म्स में अगर मुझे बात करना है तो ये वेक्टर मेरे क्या होगा? पैरेलल या कोलिनियर, है ना? अब 3 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार इसको वापस इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन स्टैंडर्ड बुक की डेफिनेशन में मैंने लिख दी है। ये आपका जीरो वेक्टर हो गया, जो कि हमने समझ लिया है। यूनिट वेक्टर आपका समझ लिया है। फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज वेक्टर, इसको मैं बताता हूं अभी। कोइनिशियल वेक्टर, अच्छा एक रेसिप्रोकल भी बहुत कम यूज होता है, लेकिन अगर आ जाए तो बस ध्यान रखना, ऐसे वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड क्या हो? रेसिप्रोकल। जैसे मान लो अगर इसका 3 यूनिट है तो डायरेक्शन सेम, उसकी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3। नाम से क्लियर है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। पैरेलल वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो उनको बोलेंगे लाइक, ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो उनको बोलेंगे अनलाइक। यहाँ पे आपका थीटा हो जाएगा 180 डिग्री और यहाँ पे आपका थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बुक से उठा कोलिनियर और क्या लिखा है? पैरेलल वेक्टर, हाँ, है ना? साथ में लिख दिया। ठीक है, वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल इफ दे हैव द सेम लाइन ऑफ सपोर्ट और हैव पैरेलल लाइन सपोर्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब देखो ये डेफिनेशन है बुक की, इसका मतलब क्या होता है? एक लाइन बना दी मैंने लोग, अब इस लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर बनूंगा वो सब आपस में क्या होंगे? पैरेलल, कोलिनियर या फिर पैरेलल। इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इस लाइन के अलॉन्ग होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इस लाइन के अलॉन्ग। क्लियर है?
क्या बोला ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक लाइन के अलॉन्ग होनी चाहिए, मतलब इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, या तो इस तरफ हो या तो इस तरफ हो, है ना। अब देखो लाइन तो क्या होती है, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड, लाइन के तो दो डायरेक्शन होते हैं, है ना। यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया ये, ठीक है। यस सर। ओके, अब पढ़ते हैं फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो फ्री वेक्टर का मतलब ये है कि ऐसे वेक्टर, देखो आपने पढ़ा भी था, वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर को हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर ये वेक्टर है तो इसको मैं एक मिनट, हाँ, मान लो ये वेक्टर है, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या है, सेम है, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ, है ना। बट सर ओरिजिन नहीं सेम। यस सर। हाँ, ओरिजिन सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं सपोज वेक्टर को अगर मैं उठा उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, तो बेसिकली अगर इनको वेक्टर की मैं बात करूंगा, वेक्टर में कुछ चेंज किया क्या मैंने? नो सर। नो सर। कोई भी वेक्टर कैसे No, बनता है? वेक्टर में दो चीजें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड Direction. और दूसरा उसका डायरेक्शन, हाँ, है ना। डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर भी क्या रहेंगे, सेम रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. वेक्टर को दो नाम से इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब वो यहीं से फिक्स कर दिया, इनिशियल पॉइंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये ए वेक्टर हो गया और इसका टर्मिनल पॉइंट मान लो फिक्स हो जाएगा, बी वेक्टर। तो ये मेरा क्या हो गया, लोकलाइज वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। और इसी को मैंने उठा उठा के कहीं और रख दूंगा, तो वो क्या हो जाएंगे, फ्री वेक्टर। ये सब क्या हो जाएंगे आपस में, फ्री वेक्टर। क्लियर है? और ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट फिक्स हो, उनको हम क्या बोलेंगे, Localized. लोकलाइज वेक्टर। क्लियर है? बस नाम ध्यान रखना, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। टाइम तो नहीं हो गया ना आपका, अगला 7:45 पे, ठीक है टाइम। क्लियर है यहाँ तक? 7:45। यस सर। ठीक है, तो ये देखो, ये सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिए अभी। ये क्या क्या वेक्टर हमने पढ़े, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज। फ्री वेक्टर मतलब मैं पैरेलली डिस्प्लेस कहां पे भी कर सकता हूं, जिसका इनिशियल पॉइंट कोई फिक्स नहीं हो। लोकलाइज वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट फिक्स हो जाए, लोकलाइज। इसका एक और एग्जांपल अभी आगे लेके मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद कोई इनिशियल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर हमने देख लिया, लाइक वेक्टर, अनलाइक, पैरेलल, कोलिनियर, सब कुछ देख लिया। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नो सर। नो सर सर। एक बार फ्री और लोकलाइज वेक्टर बता दो। हाँ, मैं वापस बता दूं। देखो अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल आएगा, एक और एग्जांपल के थ्रू हम उस वेक्टर को समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले अब हम स्पेस में दो पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखते हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास एक्सिस है, या तो 2 एक्सिस ले लो, 3 एक्सिस ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने एक पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है वेक्टर के फॉर्म में, मान लो कोई पॉइंट ले लिया P मैंने, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो a, b, x, y, जो भी लेना, ठीक है। अब इसका अगर मुझे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को किसी एक रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या ले लिया, ओरिजिन। ये एक मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। इस रेफरेंस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, ओरिजिन। मेरा हमेशा जनरली हर जगह रेफरेंस पॉइंट होगा। तो ओरिजिन को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। क्या हो जाएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मतलब किसी पॉइंट को अगर मुझे वेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, तो आप उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, जो वेक्टर बनेगा आपका, वो क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर। ये इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। और ये जो लेंथ होगी, ये इसका क्या डिनोट करेगी, मैग्नीट्यूड, है ना। ये लेंथ इसका क्या डिनोट करेगी, मैग्नीट्यूड। और ये डायरेक्शन तो आपने देख ली, ठीक है। तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हमने पोजीशन वेक्टर कर लिया। अब मान लो स्पेस में अगर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये मेरा हो जाएगा इसका पॉइंट वेक्टर। A से B की तरफ जाने वाला ये वेक्टर क्या हो जाएगा, मेरा AB वेक्टर। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, क्लियर है। ये वेक्टर हो गया AB वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये मेरा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर, ये मेरा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर AB वेक्टर। A से B की तरफ जाने वाला वेक्टर हो गया AB वेक्टर। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा आपको ये पता है कि XYZ के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उनको क्या बोलते हैं अपन, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप जे कैप। ये सबको पता है क्या, यस सर। ये सबको पता है क्या। X के डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप, Y के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है J कैप, और Z के अलॉन्ग जो होता है वो K कैप होता है। ये तो फिजिक्स में पढ़ा था क्या आपने, ये नहीं पढ़ा था? यस सर। यस सर 11th में पढ़ा था। 11th में पढ़ा था, बहुत बढ़िया, फिर तो मैं इसको ले जा सकता हूँ। तो ये X के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, Y के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर J कैप, और Z के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं K कैप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये मेरा आई कैप, J कैप, K कैप हो गया, ठीक है। अब पहले मैं वेक्टर एडिशन समझा, फिर आपको इसमें क्लियरिटी आएगी। एक सेकंड, वापिस उस पर हम आते हैं वेक्टर एडिशन पे, ठीक है। पहले हम वेक्टर एडिशन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, भाई वेक्टर क्या होता है। अब हमको ये सीखना है दो वेक्टर को ऐड कैसे करना है, क्या करना है, ये भी लास्ट क्लास में आपको बताया था, ज्योमेट्रिकली कैसे देखोगे। Yes, sir.
तो फटाफट एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। बहुत वो एग्जांपल हर बार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मान लो एक वेक्टर आपने ले लिया है पॉइंट ए का, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, उसको आपने डिनोट कर दिया मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप। ध्यान से समझना, इसमें हमें लोकलाइज वेक्टर का भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और 2 पॉइंट और सिंगल पॉइंट के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से समझना इसको। मान लो एक वेक्टर ले लिया मैंने इस तरह से, चलो अभी 2 डायमेंशन में देखते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर? यस सर। ठीक है। एक दूसरा वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, मान लो पॉइंट बी, उसका पोजीशन वेक्टर मान लो इस तरह से ओए वेक्टर, ये ओबी वेक्टर, उसको मान लो मैंने नाम दे दिया आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है। अब इसको अगर मुझे प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे? देखो 2i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ पे मैं जो मैं बता रहा था आपको a, b, तो a, b का मतलब कि ये आपका लेंथ कितना हो जाएगा? a आया ना? यस सर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? b। तो ये आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड आया ना? ये आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो इसके डायरेक्शन में अगर ये वेक्टर लिखना चाहूँ तो ये वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो a है, डायरेक्शन क्या है? आई कैप। आई कैप। आपको मैंने बताया था डायरेक्शन डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर आया ना? ठीक है। और कोई भी वेक्टर को कैसे बनाते हैं? वेक्टर को कैसे बनाएंगे? वेक्टर को बनाने के लिए उसका मैग्नीट्यूड में उसके डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा। यस सर। तो मैग्नीट्यूड इसका a यूनिट है, डायरेक्शन है आई कैप, तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा ए आई कैप। इसके अलोंग ये वेक्टर क्या हो जाएगा? बीजे कैप। ठीक है। अब आप जब वेक्टर, आपको मैं जब वेक्टर एडिशन सीखूंगा, वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उससे आपका ये वेक्टर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप। कितना आ जाएगा ये वेक्टर? ओपी वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं कोई वेक्टर लिख रहा हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका पॉइंट कौन सा होगा सर? 2,3। 2,3। तो x के अलोंग 2, y के अलोंग 3। क्या बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। अगर कोई पॉइंट है मान लो 1,5,4, इसका मतलब क्या है? इसका वेक्टर क्या होगा? 1i कैप 5 से 4 कैप। बहुत बढ़िया। ये सबको आइडिया क्लियर है? यस सर। अब इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक वेक्टर है ओए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, दूसरा वेक्टर है ओबी वेक्टर i कैप प्लस j कैप, तो मुझे बताओ ए वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट होगा कहाँ पे होगा? 2,3। वेरी गुड। तो यहाँ पे मान लो 2,3 पे सर। वेरी गुड 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 बना दिया। ये आपका x के अलोंग 1 2 3, y के अलोंग 1 2 3, तो 2,3। तो ये 2 और ये 3, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये जो पॉइंट होगा ये मेरा हो जाएगा पॉइंट ए। क्लियर है ना? ठीक है। और इसको ज्वाइन कर देंगे, इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा ओरिजिन से। इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये ओए वेक्टर मेरा हो जाएगा, इसको मैंने डिनोट किया ए वेक्टर से, तो ये मेरा ए वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। बी वेक्टर बना देते। बी वेक्टर का क्या है? आई के प्लस जे के। 1,1 यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। यस सर। ये मेरा बी वेक्टर हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। नो सर। अब इन दोनों का हम क्या किया था? ऐड कर दें, एडिशन देखना है। तो इन दोनों का अगर मैं एडिशन कर दूं ओए प्लस ओबी वेक्टर, तो बताओ एडिशन कितना आ जाएगा? 2 + 3 3i और जे कैप। वेरी गुड। अब इसको मैं मुझे बनाना है, तो इस 3i कैप और 4j कैप को बना देखो। x के अलोंग 3 जाना है और y के अलोंग कितना जाना है? 4 आया ना? 4 जाना। यस सर। तो इसको भी अपन ज्योमेट्रिकली प्लॉट कर देते हैं। x के अलोंग 3, y के अलोंग 4, ये वाला पॉइंट आएगा। यस आप सर। देखोगे ये जो पॉइंट है इन Yes, दोनों sir. वेक्टर के बीच में से जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। आया ना? सर ये इनिशियली माइनस भी कर सकते हैं? हाँ, माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो। क्लियर? अभी एडिशन सिखा रहा हूँ। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके। बोलो। सर ये जो तीनों हमें No, पोजीशन sir. वेक्टर्स मिले हैं, ये सारे हाँ, को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे ना? हाँ, ये सारे को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। इन सबका इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। हाँ, है ना? यस ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट आपका ए था, ये पॉइंट आपका बी था, ये पॉइंट मान लो सी है। ये आपका क्या डिनोट कर रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? सर लोकलाइज्ड भी है ना सारे? हाँ, अब इसके बारे में मैं समझाता हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो ओए वेक्टर है, ओबी वेक्टर है और ओसी वेक्टर है, इन वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? लोकलाइज के फ्री। लोकलाइज। अब समझ में आ रहा है? लोकलाइज क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया है ना? यस सर। ये वेक्टर मेरे क्या हो जाएंगे? लोकलाइज वेक्टर। वेरी गुड। अगर मैं आपको ये बोलता कि आई के प्लस जे के, ये वेक्टर मेरा कैसा है? सर ये फ्री वेक्टर्स है। ये वेक्टर क्या है? फ्री वेक्टर। क्योंकि आई के प्लस जे के तो मैं कहाँ पे भी बना सकता हूँ ना? है ना? कहाँ यस पे भी सर। कैसे बनाओगे? देखो इसका एग्जांपल समझाता हूँ कहाँ पे भी कैसे बनेगा। इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ। एक आई के प्लस जे के तो आपको ये वाला बन जाएगा 1,1 पे। है ना? यस ठीक है। सर। एक वेक्टर मैं यहाँ पे कहीं बना सकता हूँ। मान लो ये पॉइंट हो जाएगा मान लो 3,3, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4,4। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा?
ये पॉइंट क्या है आपका 3i प्लस 3j है ना, ये आपका क्या है 4i प्लस 4j, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है CD, तो CD कैसे निकालते हो, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो i प्लस j आएगा, यस सर, है ना। तो बेसिकली क्या करा, इसी वेक्टर को पैरेलली यहाँ पे रख दिया, आप कहाँ पे भी रख दो, ये सारे वेक्टर क्या हो जाएंगे i प्लस j, ये सब क्या हो जाएंगे मेरे फ्री वेक्टर्स, फ्री आ वेक्टर। रहा है? अब दोनों में अंतर क्लियर है, यस सर, यस सर। ठीक है। ओके, फिर भी डाउट आया पूछते रहना। अब देखो यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिकली क्या करा, ए वेक्टर बनाया, बी वेक्टर बनाया, और तीसरा वेक्टर क्या बना दिया, इन दोनों का एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पे मेरे सारे पॉइंट आ गए। तो जब इसको जब सबको मैंने ज्वाइन किया आपस में, आप घर पे जाके इसको ज्वाइन करना, आपस में जब इसको ज्वाइन करोगे इससे आपको जो डायग्राम बनेगा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। आप घर पे जाके इसको ट्राई करना, ज्वाइन करना, और आपको जो फिगर मिलेगा वो मिलेगा पैरेललोग्राम। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर मान लो कोई मेरा वेक्टर है ए वेक्टर, और कोई दूसरा वेक्टर है मान लो मेरा बी वेक्टर, यहाँ पे मैंने बी वेक्टर बना दिया किसी भी मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मुझे वेक्टर एडिशन करना है, इन दोनों का मुझे क्या करना है, अगर वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन में कैसे करूंगा, इनसे क्या बना दूंगा, एक पैरेललोग्राम। बोलो, इनसे क्या बना देंगे अपन, एक पैरेललोग्राम। ये ए, ये बी, ये मान लो सी, और ये डी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ उस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी। और ये कैसे आया, समझ में आ गया ज्योमेट्रिकली कैसे आया ये, यस है ना। यस, अब आप इसको ध्यान रखना हमेशा, इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये वेक्टर ए है और दूसरी टेल से भी दूसरा वेक्टर ए बी निकल रहा है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा, उस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल, वो मेरा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आती है, यस सर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब इसी से हमने डिराइव कर लिया था क्या, ट्राइंगल लॉ। इसी से हमने क्या डिराइव कर लिया था, ट्राइंगल लॉ। कैसे डिराइव किया था, देखो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, को थोड़ा सा मतलब लोकलाइज कर दिया, है ना। ये भी बी वेक्टर होगा, पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो अगर ये बी है तो इसको भी बी बोल सकता हूँ, है ना, यस सर, ठीक है। अब इसी का डायग्राम मैं अलग से बनाऊं अगर, तो ये मेरा ए वेक्टर था, इस बी वेक्टर को मैंने यहाँ पे बना दिया, क्योंकि अगर वेक्टर पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये मेरा बी वेक्टर हो गया था, ठीक है। और ये वेक्टर जो व्हाइट वाला वेक्टर आया था, ये वेक्टर मेरा क्या आया था, रिजल्टेंट बी वेक्टर, तो आपको ये ध्यान रखना, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपका क्या हो गया, ट्राइंगल लॉ ऑफ के लिए दोनों वेक्टर सेम वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। नहीं जरूर, यहाँ पे सेम का बना है, कुछ भी मैग्नीट्यूड कुछ फर्क नहीं पड़ता, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। यस सर। तो इसके लिए इसको वापस मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर किसी भी मैग्नीट्यूड का हो, ये बी वेक्टर है, तो इनका वेक्टर एडिशन कैसा दिखेगा, बताओ। ए बी कैसे होगा, सर ए की टेल से बी की हेड को। हाँ, अब देखो यहाँ पे मान लो मैं नाम देता हूँ ए टेल टू हेड जॉइन होगा। सी, तो ए बी सी में ए से सी जाऊंगे, सी से ए से सी, ए से सी, डायरेक्शन क्या रखना है आपको, ए से सी, क्लियर है। तो ये वेक्टर आपको क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपका ट्राइंगल। ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसा नहीं जाना है, उसका उल्टा जाना है। क्या जाना है, उल्टी की तरफ। क्लियर हो रहा है, यस सर, ठीक है। तो ये आपका पैरेललोग्राम था, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ। फिर आपका ये वाला लॉ हो गया, जो भी इससे समझ में आ गया सबको यहाँ तक, यस सर, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपका बेसिकली क्या था, एक सेकंड, वेक्टर एडिशन ऑफ द दो वेक्टर को कैसे ऐड करना है। वेक्टर को ऐड करने के लिए हमने दो लॉ पढ़े, एक तो पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा ट्राइंगल लॉ। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और सीखा। एक मिनट, हाँ कोई कुछ कह रहा है क्या, हाँ बोलो, किसका हैंड रेज है, बोलो। तनुष का कोई डाउट है, नो सर। ठीक है। तो यहां तक हम आ गए थे। अब इसमें एक चीज और सीख लो जल्दी से। तो यहां तक हमने दो तीन चीजें पढ़ी है, देखो ध्यान से। ये अगर ये वेक्टर ए है मेरा, ठीक है, ये वेक्टर मान लो बी है। अच्छा पहले मैं मुझे एक दो प्रैक्टिस इसका कर लेता अपन। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो मुझे बताओ कौन किसका रिजल्टेंट है। सर सी रिजल्टेंट है ए प्लस बी का। देखो ध्यान से, ऐसे गए और फिर ऐसे आ गए, मतलब ये वाला मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर, यस, एक और ट्राई। यस सर।
कौन किसका रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट ऑफ सर क्यू रिजल्टेंट है पी प्लस आर वेक्टर का। सर इस वाले में तो ए होना चाहिए ना क्यू सर। प्लस पी का। ये सर पी क्यू क्यू है। आर 3 है। सर क्यू है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट सर क्यू है सर। क्यों है? देखो ध्यान से देखो, ऐसे गए और फिर अपोजिट चलेगा, मतलब ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, सर सी सर, होगा इसके C। अंदर सी रिजल्टेंट। है सर बी है रिजल्टेंट। आ रहा है समझ में? सबको पहचान पा रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक जो है, सेम साइड में जा रहे हैं उन्हीं के अपोजिट वाली डायरेक्शन को देखना है ना। हाँ बस अपोजिट। आपको देखो ये गए, फिर ऐसे पहले आपको देखना सीक्वेंस, 2 सीक्वेंस पहचान लो। मान लो एक वेक्टर ऐसा हो गया, दूसरा वेक्टर ऐसा हो गया, फिर अपोजिट देख लेना। जो अपोजिट होगा उनका दोनों का क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। हाँ है ना? यस यस सर। बस ऐसा देख, एक सीक्वेंस देखा, फिर इस सीक्वेंस में कौन सा जा रहा है वो देखा, और फिर इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? ये जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे गए, फिर ऐसे गए, फिर इनका अपोजिट वाला ये रिजल्टेंट हो गया। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, ये सीक्वेंस हुआ, ये सीक्वेंस हुआ, फिर इनका अपोजिट क्या हो गया? रिजल्टेंट। हाँ है ना? सर यहाँ पे यस सर। यहाँ पे जी ये सर। result मिला है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, ये मैं जो समझा रहा था, ये आपका ए वेक्टर है मान लो, ये मान लो बी वेक्टर है। ठीक है, यहां तक? तो यहां से हमने एक चीज ये देखी कि इसका अगर मैं पैरेललोग्राम बना दूं, इसका अगर मैं पैरेललोग्राम बना दूं, तो ये जो एक डायगोनल होगा, ये वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा? दोनों की टेल को मिला के, दोनों की टेल के बीच में से जो निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। Clear है? रिजल्टेंट। अच्छा, क्या Yes, ये एंगल sir. जरूरी 45 डिग्री हो? नहीं सर। तो सर नो सर। ये जरूरी नहीं, ये नहीं, डिपेंड करेगा ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? यस अब मुझे ये देखना है कि ये तो मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या डिनोट करेगा? बताओ। सर इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। सर बी सर की इसमें बी डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे और उनको ऐड कर देंगे फिर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको अपन डिराइव करते हैं और ये पैरेललोग्राम में क्या डिनोट करेगा वो हमको सोचना है। तो मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ध्यान से समझना आप इसको, सब लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना। ये ए वेक्टर है मान लो, और दूसरा बी वेक्टर मैंने बना दिया एक और, तब ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया। तो ए प्लस बी तो मैंने देख लिया, ए प्लस बी क्या होता है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ए माइनस बी। ए माइनस बी वेक्टर इसमें कैसे क्या डिनोट करेगा वो देखना है। ठीक है, अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसको मैं ऐसा बोल दूं, ए में ऐड करना है माइनस बी वेक्टर। यस सर। यस सर वेक्टर एडिशन है ना, क्योंकि मुझे वेक्टर एडिशन मुझे आता है, तो मुझे ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड करना। तो अगर ये बी वेक्टर है तो इसका माइनस बी कैसा होगा? डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट ये होगी। अपोजिट डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट मैग्नीट्यूड रहेगा। तो ये वेक्टर को मैं माइनस बी बोल दूं, क्या ये बात समझ में आती है क्या? यस यस सर तो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन थी, इसकी अपोजिट माइनस बी होगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इन दोनों का मुझे वेक्टर एडिशन करना, तो कैसे वेक्टर एडिशन करें बताओ? ये ए वेक्टर, ये बी बी वेक्टर। को थोड़ा नीचे ले जा रहे हैं सर। वेरी गुड। बी बी, मतलब जो माइनस बी है उसको नीचे ले जाते हैं। हाँ माइनस बी को अगर अपन Yes, नीचे sir. शिफ्ट कर दे, तो इसी वेक्टर को अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, ध्यान से देखना, वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं ना? यस यस Yes, सर। अब देखो वेक्टर एडिशन करने के लिए मैं इसी वेक्टर को नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो सेम वेक्टर को मैंने यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया। कोई डाउट? नो सर। नो अब देखो सर। ध्यान से, अब मुझे वेक्टर एडिशन करना है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसा आएगा? ये सर ए सी आएगा। माइनस बी, इनका येलो वाली लाइन रिजल्टेंट से किधर आएगा? टच सर करेगा ए बी की हेड टेल को। से माइनस बी की हेड तक। कैसे बनाया मैंने? यस सर। यस सर। ये इनका Yes, sir, वेक्टर एडिशन sir. हो जाएगा, व्हाइट वाले और रेड वाले, डॉटेड रेड का ये वेक्टर एडिशन हो जाएगा। ये ए, ये माइनस बी, और ये इनका वेक्टर एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ए प्लस माइनस बी है ना? यस सर। अब देखो इसी को पैरेलली अगर मैं डिस्प्लेस करूं तो यहाँ पे लेके आ जाऊं, तो ये देखो ये भी तो सेम ही है यस है सर। ना? तो Yes, ये sir. ये जो बेसिकली ये वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे जो मेन सिग्निफिकेंस क्या है मेरे पास, कि अगर मान लो आपका एक पैरेललोग्राम में एक वेक्टर या रहा आपका ए वेक्टर, दूसरी साइड आपका मान लो बी वेक्टर ऐसा रहा, ये आपका बी वेक्टर, तो पैरेललोग्राम का जो दो डायगोनल होंगे पैरेललोग्राम में है ना? यस पैरेललोग्राम सर के दो डायगोनल होंगे, Yes, तो sir. एक डायगोनल Yes, आपका sir, दो वेक्टर diagonal एडिशन, हाँ एक वेक्टर आपका वेक्टर एडिशन डिनोट करेगा, और दूसरा आपका क्या डिनोट कर सकते हो? बेसिकली ये वाला जो वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा? ए ये वेक्टर vector प्लस बी addition. वेक्टर। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। और जो दूसरा वाला Yes, वो sir. बी की तरफ से जो आएगा, बी से इधर नीचे वो की तरफ, वेक्टर सबट्रैक्शन। ए सर जो माइन हेड ए टू हेड वेक्टर आएगा माइनस वो बी माइनस वेक्टर। करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलो यस आगे सर। समझ में? सर ये ठीक है, जो तो वेक्टर geometrically- सबट्रैक्शन होगा ये कौन से दो वेक्टर्स के लिए डिनोट करेगा? मतलब जैसे व्हाइट, वो जो व्हाइट कलर में ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो वो जो हाँ। हम ब्लू कलर से लेके आ रहे हैं वो तो ए प्लस बी डोनेट करेगा। ए माइनस माइनस बी बी है ना? हाँ ए माइनस बी, और ग्रीन वाला ए प्लस बी। ग्रीन वाला ए प्लस Yes, बी। sir. बेसिकली
ये वाला आपका इन दोनों का वेक्टर एडिशन, ये दोनों इन दोनों का वेक्टर सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो, तो बस ये मेन था आपका एडिशन लॉ। बेसिकली इस पे हमने डिटेल थोड़ा समझ लिया क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, आपने फिर मुझे बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे मेजर करें? सर cos थीटा। सर सीधा वाला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस। अरे वो नहीं कह रहा, एक मिनट सर- रुको रुको, एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन देने दो, अभी कोई कुछ मत बोलो। मान लो सर यहाँ पे पैरेललोग्राम एक मिनट बस 5 मिनट रुक जाओ। जैसे आप एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप अपना अपना आंसर दे देना। ए वेक्टर है मान लो, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैं कोई भी एक एंगल बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपका मान लो कुछ भी ले लेते हैं अपन 50 डिग्री। ठीक है, एक वेक्टर ए बना दे, एक वेक्टर बी बना दे। मैंने पूछा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो बताओ क्या होगा? सर tan थीटा की टर्म्स में जो निकालते हैं। हाँ मतलब नहीं, एंगल पूछ रहा हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। चलो, 50 डिग्री, 130 डिग्री, -50 डिग्री, -130 डिग्री, और एक और ऑप्शन ले लो सर 130 डिग्री, 130 डिग्री। 130 डिग्री। 130। यस सर। तो कैसे निकालोगे? सर टेल सर एक सर 180 में तो माइनस कर टेल को देंगे। मैच कर दिया ना दोनों की। हाँ, आपने क्या सीखा? कन्वेंशन क्या होता है? दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना मतलब कैसे निकालना? दोनों सर के 180 टेल से माइनस करके। चेक करेंगे। दोनों की टेल को मैच कर दिया मतलब फिर उसके बाद। वेरी गुड, दोनों की टेल को मैच कर दो, ध्यान रखो। देन Very उसके good. बाद में 180 में से 50 माइनस 130 आ जाएगा। हाँ मतलब बेसिकली आप टेल को मैच कर दो। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, सही है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही मेरा होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। इसी को मैं क्या बोलूंगा? थीटा, जो कि मेरा क्या होगा कन्वेंशन से एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कोई डाउट? No, नो sir. सर। सर एक और बार ये रिपीट निकालना कर देना आसान है सर, मेरे आपने लिए। कैसे स्ट्रेट किया? लाइन है, ये 180 में से माइनस कर दोगे तो 180 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर हाँ सर मैं डायरेक्ट भी तो माइनस कर सकता हूँ ना, 180 माइनस 50 130। हाँ, वो तो अपन तरीका है निकालने का। एक्चुअली जो मेन कॉन्सेप्ट में क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल पूछे तो आप कैसे निकालो कि दोनों की टेल को मैच करने से जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल 50 डिग्री भी हो सकता था, हाँ है ना? हाँ लेकिन हाँ हम हाँ। इसको कन्वेंशन नहीं मानते। हम कन्वेंशन क्या मानेंगे? जब दोनों की टेल को मैच कर दो तो दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन। वैसे मुझे बोलता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 40 डिग्री, तो मुझे उसका डायग्राम बनाना था। 40 डिग्री कैसे बनूंगा मैं? दोनों की टेल को मैच करा दूंगा और दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होगा वो 40 डिग्री होगा। आप अगर ऐसा बनाओगे और ये 40 डिग्री होगा तो कौन सा सही है, ये वाला कि ये वाला? तो वो वाला ये वाला। समझ में आ रहा है? पहले वाला। कन्वेंशन क्या है? Yes, sir. एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर टेल्स, है ना? यस सर। सर एंगल आती क्या बात? के बीच का लेट होते हैं, दोनों के हेड के बीच का लेंगे तो वो भी सही है। वो भी सही है, दोनों की टेल का लो हेड का लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भी आंसर वही आएगा। क्लियर है? सर लेकिन हम Yes. ये ज्वाइन कर देंगे टेल टू Okay, टेल, sir. लेकिन एस्टिमेशन लगा पाएंगे ना, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे ना, वो तो हम 180 माइनस करके बता पाएंगे। हाँ, अरे वो तो ठीक है, आप कैलकुलेशन 180 में से माइनस करो, वो सही है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन कन्वेंशन क्या है? अगर आपको मान लो ऐसे दो डायग्राम देते हैं, ठीक है, डायग्राम ये हाँ। दीजिए 30 डिग्री का, टेल टू टेल सर ज्वाइन करना पड़ेगा इसे। और एक डायग्राम आपको ये दे दिया, मान लो जो भी है, एक डायग्राम आपको ये दे दिया, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कैसे नो, जब दोनों की टेल मैच होगी तो ये थीटा होगा आपका। क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। अब एक चीज और मुझे सिखाते हैं। अच्छा, एक चीज और आपने पढ़ी थी, अगर मान लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला सीखा होगा फिजिक्स में। यस सर। यस सर। क्या रटाया था वो Yes, sir. फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर। अंडर रूट ऑफ ये रटाया था, अंडर रूट a स्क्वायर। Yes, sir. यस नहीं सर, डिराइव किया था ये। डिराइव किया था, वेरी गुड। 2ab cos थीटा, हाँ है ना? यस ओके सर। सर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हाँ है ना? यस यस सर। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर मतलब उनकी दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होगा वो, है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, फटाफट टाइम कितना हो गया? एक तो 1 घंटा कब निकल सर 3 मिनट बच रहे हैं। 42 हो गए, 3 मिनट है सर। चलो ठीक है, इसको हम आज पॉज पे रखते हैं। आपकी केमिस्ट्री भी क्लास है 3 मिनट बाद, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ओके सर। सर एक चीज बता दूंगा बस। हाँ बोलो बोलो जल्दी सर, बोलो। सर हाँ, वो बोलो, बोलो। वो जो आपने पीपीटी लगाया था, पीपीटी में वो आपने एक स्पेस का बताया था, वो वाला बता दो आप। क्या स्पेस? नहीं आप नेक्स्ट क्लास में 3 मिनट ठीक बाद, है। 2 मिनट ओके बाकी है, केमिस्ट्री की चालू हो जाएगी ओके क्लास। क्लियर है? चलो बाय ओके Bye, बाय sir. सर, बाय बाय। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।
गुड नाइट सर। बाय सर।